टॉर्चर रूम, जाना पहचाना लेकिन डरावना, बहुत डरावना। अब जहाँ परी जैसी दिखने वाली मारिया आती है, वो कुछ तलाश रही थी और तभी एक सर्जन उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे अच्छी तरह से बांधकर उसके चेहरे पर एक गहरा कट लगाता है और तभी एक और आदमी आगे आकर अपना चैन सॉ स्टार्ट करने लगता है। अब आवाज आती है, कट कट फ्रेडी। तभी फ्रेडी वहाँ आता है। सैम, मुझे बताओ कि मारिया के चेहरे पर खून नकली क्यों लग रहा है। उसकी बात सुन फ्रेडी काम पर लग जाता है और सैम मारिया से कहता है, मारिया तुम्हें और अच्छी एक्टिंग करनी होगी। मैं चाहता हूँ लोगों को तुम पर तरस आए, वो तुम्हें मरती देख रोने लगे। तभी फ्रेडी उसे बियर ला कर देता है। ये था हॉरर मूवीज का जाना माना डायरेक्टर सैम, जो अपनी मूवीज में जान डाल देता था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डरें। दूसरी तरफ शहर के एक घर में एक परिवार बैठा टीवी देख रहा था, जबकि उसी घर के एक वॉशरूम में मैक खड़ा था जो काफी परेशान लग रहा था। अब घर में 2 गोलियां चलती हैं, जिनकी आवाज आसपास के लोग भी सुनते हैं। फिर जल्दी ही पुलिस आकर मैक को पकड़ लेती है। 1 साल बाद आज मैक को सजा सुनाई जानी थी। मैक, जज घर में कोई और था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जज सारे सबूत देखकर कहता है इसे मेंटल केयर में रखा जाएगा, जहां इसके जैसे ही कैदी रहते हैं। शहर के मेयर के ऑफिस में मेयर टीवी में सैम को देखकर कहता है, हम एक हॉरर शो पर काम करेंगे जिसके बाद जवान लड़के लड़कियों का ध्यान हमारी तरफ आएगा और हमें इलेक्शन में फायदा होगा। उसका सहायक कहता है, ये अच्छी योजना है। अगले दिन ही मेयर घोषणा करता है, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि जल्द ही हमारा छोटा सा शहर पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। मैंने फैसला किया है कि हम हर साल शहर में एक हॉरर शो मनाया करेंगे, जिसके लिए हमने शहर के पुराने बंद पड़े मेंटल हॉस्पिटल को चुना है। सभी लोग उसकी बात सुनकर खुश होते हैं। मेयर, क्या तुम लोगों को पता है कि ये शो इतना खास क्यों है? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जाने माने डायरेक्टर सैम को दी गई है और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे इस काम के लिए तैयार किया है। शहर के लोग इस शो को लेकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद पुराने हॉस्पिटल में 3 लोग आते हैं, जिन्हें देख सैम कहता है, आओ मेरे कलाकारों, तुम्हारा स्वागत है। रिक, तुम्हारा यही अंदाज मुझे अच्छा लगता है। तभी स्टीव आकर, मेरा भी स्वागत करो। सैम, तुम तो पूरे जोश में लग रहे हो। अब सैम कहता है, शो 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक चलेगा। मैं कंट्रोल रूम में बैठकर तुम लोगों पर नजर रखूंगा। बस तुम सभी को अपना काम अच्छी तरह से करना है। दूसरी तरफ मेंटल केयर वाले कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। कुछ देर बाद सैम बियर लेने जा रहा था। सैम अपनी ही मस्ती में गाड़ी को तेज चला रहा था। तभी सामने से आती वैन अपना बैलेंस खोकर एक पेड़ से टकराती है। सैम अपनी गाड़ी को रोककर देखता है कि वैन का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उधर वैन के अंदर कैदी जख्मी थे, गार्ड की हालत खराब थी, लेकिन एक कैदी बैन पहले खुद को आजाद करता है और उसके बाद गार्ड को मार देता है। शहर के पुराने हॉस्पिटल के बाहर हॉरर शो की टिकट्स बेची जा रही थी। मेयर खुद लोगों का स्वागत कर रहा था। शो का प्रमोटर कहता है, दोस्तों आज रात इस शो में मेयर खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। आओ सभी अपने प्यारे मेयर के स्टंट को देखो। सैम भी वापस आ चुका था और फ्रेडी उसकी गाड़ी से बियर्स की पेटी उठाता है। उधर वैन में मैक को होश आता है। वो जल्दी जल्दी खुद को आजाद कर वैन से बाहर आता है। कंट्रोल रूम में मेयर आकर सैम से पूछता है, मेरा इलेक्ट्रिक शॉक वाला स्टंट तैयार है? सैम कहता है, बिल्कुल तैयार है। मेयर, सभी को लगे कि शॉक असली है, बाकी की एक्टिंग मैं खुद कर लूंगा। सैम, आप निश्चिंत रहें, मैं अपने काम को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब काफी रात हो चुकी थी। शो की टिकट्स लेने वालों की काफी भीड़ हो चुकी थी। बेन भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कपड़ों से गलत अंदाजा लगाकर उसे जहां काम करने वाला समझा जाता है। शो के कलाकार अपने अपने रोल के लिए तैयार थे, जबकि उधर मैक भी शो में पहुंच जाता है। मारिया अपने रोल के लिए तैयार थी और वो इसकी रिहर्सल कर रही थी। उधर बेन को शो के किलर के हथियार मिल जाते हैं। फिर उसे एक मास्क मिल जाता है, जिसे पहनकर वो पूरा किलर बन चुका था। शहर के लोग शो देखने आ रहे थे और तभी बेन मारिया के पास आता है।
वो सभी लोगों के सामने मारिया की गर्दन तोड़ देता है और लोगों को लगता है कि जो शो का हिस्सा था। अब गार्ड को मारकर बेन बाहर जाने वाला दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो उस दरवाजे पर इलेक्ट्रिक प्लग लगा देता है। शायद बेन का इरादा सभी को मारने का था। वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ भी छेड़छाड़ करता है। बाहर जाने वाले सभी दरवाजे लॉक कर देता है। उसे टीवी में देखकर सैम, ये लड़का कौन है? लेकिन सैम उसका काम देखना चाहता था। उधर बेन एक लड़की को पकड़कर मैक के सामने ही उसे मार देता है। कुछ देर बाद मेयर भी अपनी नौटंकी शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास बेन था। सभी लोग अपने प्यारे मेयर को देख रहे थे। अब बेन मेयर के चेहरे को ढककर सच्ची में इलेक्ट्रिक शॉक देता है। मेयर पूरी तरह से जल जाता है और लोग इसे भी शो का हिस्सा समझकर आगे बढ़ जाते हैं। मेयर के सलाहकार को भी बेन मार देता है। सैम ये सब देखकर डर जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर फिर से मॉनिटर्स को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ बेन धड़ाधड़ लोगों को काट रहा था। बाकी कलाकार उसे अच्छा कलाकार समझ रहे थे और तभी मैक वहां आकर, भागो यहाँ से, स्टीव अपना नाटक बंद करो। मैक उसे समझाता है लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता। तभी एक कलाकार लड़की टिम्मी अंदर आकर लाशें देखती है, जिसके बाद सभी सच जान जाते हैं। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बेन उन्हें मार देता है। स्टीव और टिम्मी धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहे थे लेकिन बेन स्टीव की उंगलियां काट देता है। टिम्मी उसे संभालकर जल्दी जल्दी वहां से भागती है। उधर भागता भागता मैक गार्ड्स के पास आता है। गार्ड, भागो जहाँ से, हमसे मजाक मत करना। मैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ एक कैदी सभी को मार रहा है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसका शोर सुनकर दूसरा गार्ड भी आ जाता है और उसके पीछे बेन भी आ जाता है। मैक उसे देख छुप जाता है जबकि बेन गार्ड्स को मार देता है। अब वहाँ कुछ और लोग आते हैं जिन्हें बेन गार्ड्स की गन से मार देता है। बेन के जाने के बाद मैक गार्ड्स के रूम में कूद कर जाता है और एक गन उठा लेता है। अब शो देखने आए सभी लोग डरकर भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे बेन लगा हुआ था, जो आज हर किसी को मार रहा था। कुछ ही देर में उसने लाशों का ढेर लगा दिया था, जिसे देख सैम बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद डरी हुई विम अचानक छुप जाती है क्योंकि वहाँ बेन आ जाता है और तभी मैक आकर गोली चलाता है, जिसके बाद बेन भाग जाता है। मैक आकर विम को संभालता है। विम पूछती है, तुम कौन हो? मैक, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ वो सभी को मार रहा है। विम, हे भगवान, मैंने अभी अभी खबर सुनी है कि तुम बैन से भागे हुए कैदी हो। मैक उसे शांत कर कहता है, मैं बैन से भागा था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब विम काफी शांत हो चुकी थी। मैक, वो राक्षस है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात किसी आवाज के कारण मैं उठ गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मैं वॉशरूम में चला गया। लेकिन उसी वक्त वो हमारे घर में आया और उसने मेरे माता पिता को मार दिया। वो बैन में भी मेरे साथ था। पुलिस ने उसे भी कहीं से पकड़ लिया था। फिर बैन का एक्सीडेंट हुआ और वो भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया क्योंकि मुझे भी उससे बदला लेना था। उसकी बात सुन विम, अब हम क्या करेंगे? मैक, हमें उसे मारना होगा। उधर रिक भागता भागता गेट पर पहुंचता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर देख रुक जाता है। फिर रिक भागते लोगों को देख उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। रिक इतने लोगों की मौत देख रोने लगता है। दूसरी तरफ मैक और विम स्टीव और टिम्मी को ढूंढ लेते हैं और बैन का एक साथ मिलकर मुकाबला करने की सोचते हैं। फिर वो सभी गेट की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें रिक इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बताता है। स्टीव मैक से गन लेकर गेट पर फायर करता है, जिसके बाद हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब स्टीव गेट को हाथ लगाता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। उधर सैम कंट्रोल रूम में इमरजेंसी लाइट ऑन करता है क्योंकि वो हर चीज को रिकॉर्ड करना चाहता था। दूसरी तरफ सभी दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक लड़की आती है जिसे बंदी बनाया हुआ था। विम आगे आकर उसे देखने लगती है और तभी बेन उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर दूसरों के सामने आता है। विम, गोली चलाओ। यह सुन बेन उसके गले में चाकू मारता है और तभी मैक गोली चलाता है जो विम को ही लगती है। टिम्मी हैरान होकर, तुमने उसे ही मार डाला? मैक,
नहीं, वो पहले ही मर चुकी थी। रिक एंजल को खोलता है और वो कहती है अगर मैं बताती कि वो यही है तो वो मुझे मार देता। तभी रिक के फोन पर थोड़ा सा सिग्नल आता है और वो लाशों की तस्वीरें खींचकर एक पुलिस ऑफिसर को ईमेल भेज देता है। अब एंजल सभी को कहती है मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे एक टनल का पता है जो हमें बाहर तक ले जाएगी। ये कहकर वो भाग जाती है। अब तीनों दोस्त टनल में थे और उनके सामने फ्रेडी आकर गिर जाता है। टिम्मी उसे चेक कर कहती है ये मर गया है। अब फिर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। अचानक टिम्मी पर बेन हमला करता है, फिर मैक पर, और तभी रिक उसे मारता है, लेकिन बेन उसे जख्मी कर देता है। टिम्मी मैक की गन उठाकर गोली चलाती है। गोली बेन की टांग पर लगती है, जिसके बाद वो भाग जाता है। टिम्मी देखती है कि रिक बेहोश हो चुका था। फिर वो उठकर मैक के पीछे जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर अपनी ईमेल पर रिक की भेजी तस्वीरें देख लेता है। उधर मैक और टिम्मी आगे बढ़ रहे थे और तभी बेन आकर मैक पर हमला करता है। अब टिम्मी उससे उलझ पड़ती है और पूरी ताकत लगाकर उसे एक टूटे हुए गेट पर फेंक देती है जिसमें करंट था। बेन नीचे गिर गया था, लेकिन शायद वो अभी भी जिंदा था। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। उधर कंट्रोल रूम में लॉक तोड़कर सैम के पास मैक और टिम्मी आते हैं। सैम उन्हें कहता है मैं सब संभाल लूंगा, ये सबसे डरावनी मूवी बनेगी। ये सुन मैक उसे मारने लगता है कि तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। पुलिस टिम्मी को भी विक्टिम समझती है। मैक के मुंह से निकलता है तुमने गलत शैतान को पकड़ लिया। बेचारा मैक अपनी किस्मत पर रोता है। पुलिस बचे हुए लोगों को बाहर निकालती है। मैक को इस सब का जिम्मेदार माना जाता है। टिम्मी चुप थी, जो शायद इन सभी चीजों से दूर रहकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। आज पता चला कि कभी कभी किसी की चुप्पी किसी के लिए जानलेवा साबित होती है। दरअसल बेन एक मानसिक रोगी था जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ करता था। वो जब भी इस इलाज को याद करता था तो उसकी आंखों में खून उतर आता था। उसने सभी को अपना दुश्मन मान लिया था। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।